स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पर्पल की सारी बड़ी अपडेट के सामने मुद्दे, जहां पर बताएंगे कैसे राहुल गांधी और उनके छोटे भाई अखिलेश यादव की ओर से एक ही तरीके की यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों बताएंगे एक गुजरात एक उत्तर प्रदेश को कर रहा है जोरदार तरीके से टारगेट। बताएंगे क्या है पूरी रणनीति दोस्तों और किस तरीके से 27 के चुनाव को पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाने की जा रही है कोशिश। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2.5 साल के बाद मोदी गए थे मणिपुर, लेकिन जोरदार तरीके से हुआ विरोध। बताएंगे किस तरीके के नारेबाजी की गई दोस्तों। और इसी के साथ में बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर भी नई अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में एलजेपीआर ने फोड़ा है एनडीए गठबंधन के अंदर नया बम। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अगर बीजेपी को पूरे देश से हराना है दोस्तों तो उसे 2 जगह हराना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, और ये बात सबको पता है दोस्तों। ऐसे में दोनों नेता निकले हैं मैदान जीतने के लिए। दरअसल हुआ ये दोस्तों की राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे दोस्तों। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खासकर जो जिला अध्यक्ष है उनको संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी खुद बड़ी भूमिका निभाएंगे। राहुल कहते हैं कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा खुद करूंगा। जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जानकारी दी और कहा कि मैं आप लोगों से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूं और आगे किस तरीके का कदम संगठन को लेकर उठाना है इसे लेकर फैसला लिया जा रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सारे विधानसभा का दौरा मैं खुद करूंगा, यानी राहुल गांधी खुद अपने कंधे पर पूरे गुजरात के चुनाव की जिम्मेदारी उठा रहे हैं दोस्तों। और पहली बार यह होगा जब गुजरात जैसे बड़े राज्य के अंदर राहुल गांधी एक एक विधानसभा खंगालेंगे और 27-28 सालों से चल रही बीजेपी सरकार के प्रति लोगों के गुस्से को एकजुट किया जाएगा दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा यह बोलना कि मैं सारे विधानसभाओं का दौरा करूंगा, यह बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी ने गुजरात के इलेक्शन को अपने दम पर जिताने का फैसला लिया हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से राहुल गांधी के भाई अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को पूरी तरीके से सुपर एक्टिव कर दिया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं से हर जिले का अपना एक मैनिफेस्टो बनाने के लिए बोला है दोस्तों, और जिलेवार चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य के एक मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि हर जिले के अलग अलग मुद्दे होंगे और इन मुद्दों को पार्टी के कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी एकदम क्लियरिटी दी है दोस्तों। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभियान की शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी ने मथुरा, वृंदावन, हाथरस, आगरा जिलों के लिए स्थानीय घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है दोस्तों। और विचार साझा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर जिले में लोकल स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, यानी बीजेपी जो चाहती है दोस्तों उसके इतर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सही रणनीति है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी जिलेवार और विधानसभा वार बीजेपी को टारगेट करने लगे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह रणनीति सबसे बेस्ट रहेगी तो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी है दोस्तों। उन्होंने बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है कि मुझे खुशी है कि 2 साल के बाद कम से कम यह फैसला जो लिया नरेंद्र मोदी ने, उन्हें बहुत पहले ही मणिपुर का दौरा करना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने वहां जो कुछ हो रहा था उसे लंबे समय तक होने दिया और इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतने सारे लोगों को संघर्ष से गुजरना पड़ा। इसके बाद अब जाकर वो मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, उनको पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिनों के बाद गए हैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौरे का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी चूरा चांदपुर गए थे पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने के लिए दोस्तों, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई थी दोस्तों। किसी को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा था। इसके बावजूद लोगों ने अपने अपने तरीके से जोरदार विरोध किया है। मणिपुर के युवाओं ने बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए सिर मुंडवाकर कैमरे के सामने विरोध किया है दोस्तों। हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हैं मणिपुर के निवासी और नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर 2.5 साल तक आप कहां थे, लोग आपका इंतजार कर रहे थे और अब आप आए हैं, जिससे लोगों को कोई राहत अभी भी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। एक जगह तो मोदी गो बैक के नारे लगे मणिपुर के अंदर, मणिपुर यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में छात्रों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों, जो इस तरीके के नारेबाजी कर रहा था। आप लोग इस पर भी अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे के बाद जब असम के लिए निकलते हैं दोस्तों, तो असम के अंदर भी मोदी का विरोध हुआ और काले झंडे दिखाए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया गया दोस्तों और पूरी तरीके से मोदी सरकार के द्वारा लिए जा रहे नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया गया दोस्तों। नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में मौजूद थे, जहां पर भूपेंद्र दा को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है दोस्तों। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच पटना पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है दोस्तों। खासकर जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उन लोगों को पूरी तरीके से धकेल कर बैकफुट पर डाल दिया है शंकराचार्य जी ने। दरअसल दोस्तों पटना के महावीर मंदिर में पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण के दौरान शंकराचार्य ने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया दोस्तों। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम 243 सीटों पर बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यह भी कहा कि सारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के बाद वो घोषणा करेंगे कि उनकी तरफ से कहां पर चुनाव कौन लड़ रहा है। शनिवार को सीतामढ़ी से एक यात्रा का शुभारंभ भी कर चुके हैं दोस्तों, यानी पूरी तरीके से जन जागृति का अभियान चलाएंगे और बीजेपी के द्वारा हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाए जाने के लेकर बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं दोस्तों। यानी जो हिंदुत्व के वोट थे उसे शंकराचार्य अपने साथ में लेकर आना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति है जो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के भरोसे बिहार में चलती है उसे ये तगड़ा झटका है दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। 243 सीटों पर लड़ने के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? 10 में से नंबर दीजिएगा दोस्तों कि यह फैसला आपके हिसाब से कितने रेटिंग वाला फैसला है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं दोस्तों भारी भीड़ इकट्ठा करके कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी अच्छा समर्थन मिलेगा। हालांकि समर्थन वोटों में कितना तब्दील होगा ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन मीडिया में उनके रैली को लेकर जो तस्वीरें चल रही है उसमें भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है दोस्तों। सभी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है दोस्तों। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका लगा है। जनसुराज पार्टी से अमित विक्रम ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उन्होंने पार्टी में प्रोफेशनल टीम पर गंभीर आरोप लगाया और सियासी हलचलें तेज कर दी दोस्तों। जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति से संयोजक अमित विक्रम ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि इस पार्टी को कभी कुछ नेता ज्वाइन करते हैं तो ज्यादातर छोड़ते दिखाई देते हैं दोस्तों। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी में नेताओं का टिक पाना काफी मुश्किल दिखाई देता है। आप लोग इसे किस तरीके से नजर आता है आपको ये पूरी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने विकास की उड़ान कार्यक्रम में हिस्सा लिया दोस्तों और न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय दल की तरह उनकी पार्टी भी बिहार में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, यह दावा करते हुए उन्होंने चिराग पासवान को बिहार का अगला चेहरा बनाने की मांग की है दोस्तों। और अरुण भारती कहते हैं कि उनकी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार के अंदर बड़ी भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि चिराग आने वाले दिनों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो बिहार की सत्ता पर बैठेगा। भारती ने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में छोटी पार्टी थी, लेकिन आज वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जैसे पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार के जमुई से एक बवाल की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि एनडीए गठबंधन के लोगों का यानी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में मौजूदा और पूर्व एमएलसी दोनों मौजूद थे दोस्तों, यानी पूर्व एमएलसी और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे और दोनों के समर्थकों के बीच में जोरदार तरीके की हाथापाई हो गई दोस्तों। जमुई के चकाई विधानसभा के बटिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री सुमित कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच में जमकर झड़प हो गई दोस्तों, जिसके बाद पटना से लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज सहित सभा से निकल गए। हालांकि मंत्री सुमित कुमार दोबारा लौटकर वापस आए और कार्यक्रम को शुरू किया गया दोस्तों। यानी बवाल लगातार जारी रहा और वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बवाल जारी रहा। ये दोनों नेता जो है ये आपस में कई सारे मामले को लेकर भिड़ते रहते हैं दोस्तों। ये लोग एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इनके समर्थक कहीं ना कहीं कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं कि मंत्री बैठा हुआ है, एनडीए के लोग बैठे हुए हैं, आकर सीधा बवाल कर रहे हैं। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बिहार में चुनाव करीब है दोस्तों। चुनावी मौसम में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करके इस पर मैराथन बैठक किया दोस्तों। बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के पोस्ट की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करती है कि किसको विधायक बनाया जाए और वो विधायक मिलकर तय करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक प्रक्रिया है भारत के लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिससे किसी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग भी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर लेंगे, लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। सवाल अच्छा पूछा गया था दोस्तों, जिसका जवाब भी बहुत अच्छा दिया है पप्पू यादव ने। यानी बीजेपी वाले, खासकर जो दोस्तों गोदी मीडिया के लोग हैं, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, और इसे लेकर ही आपस में पार्टियों के बवाल चल रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन पिछली बार भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, इस बार भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी ऐलान इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां चाहती है कि मैक्सिमम सीटें उनको मिले, और सीट बंटवारे में अमूमन ऐसा होता है कि दूसरे नेता का नेतृत्व मानने से मना कर दिया जाता है ताकि उसके एवज में कुछ सीटें बढ़ाई जाए। तो ये एक तरीके से सीट बढ़ाने की टैक्टिक्स है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने के लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था दोस्तों। बिहार कांग्रेस की ओर से एआई वीडियो शेयर किया गया था, जिसे बीजेपी के लोगों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार बताते हुए पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए बोला दोस्तों। बीजेपी की ओर से कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आईटी सेल के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। हालांकि भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं दोस्तों, उस पर अगर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करवाने पर आ जाए तो बीजेपी के लोग ज्यादातर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब खुद उल्टा बोलते हैं तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, जब दूसरा कोई उल्टा बोलता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर दो शब्द लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर के दौरे को लेकर शनिवार को दावा किया कि 864 दिनों के बाद सिर्फ 3 घंटे के लिए नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान के उत्तरदायित्व का परित्याग करने का भी आरोप लगाया दोस्तों। तंज कसते हुए सवाल किया गया कि आपका राजधर्म क्या है, और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया दोस्तों। मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी के लोग भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शुरू से असली मुद्दों पर ध्यान भटकाते आए हैं दोस्तों। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम सही सवाल पूछा है, ऐसा ही सवाल पूछा जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर बेबाक राय रखते हुए 16 सितंबर से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के अधिकार यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार उनकी यात्रा 20 से ज्यादा जिलों में हुई थी, अब तो जिले जो छूट गए हैं, यानी 2-2 जिले कहीं पर छूटे हुए हैं, उन्हें कवर करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि यात्राओं से बिहार में जरूर जबरदस्त फायदा होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि यात्रा के कारण एक बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ाव एक पार्टी के प्रति दिखाई देता है, एक संगठन के प्रति दिखाई देता है, और कांग्रेस पार्टी बार बार लोगों के असली मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं उनके साथ अपना कनेक्ट बना रही है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल उसी राह पर आगे निकलकर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इकट्ठा हो और समर्थन मिले बिहार में। अगर आप भी मानते हैं कि जिस दिशा में इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर आगे बढ़ रहा है, जरूर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा दोस्तों। तेजस्वी यादव की 16 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा जो 20 तारीख को खत्म होने वाली है दोस्तों, केवल 5 दिन की यह यात्रा होगी। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय जरूर लिख के बताएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर भी ऐलान करने का टाइम आ चुका है, इंडिया गठबंधन को सबसे आगे चलना चाहिए, चाहे सीट बंटवारे का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान को लेकर नाराजगी जताई है दोस्तों। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ साधु संत सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करते हैं, उन्हें बाबा साहब के अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बयानबाजी करने से अच्छा वो चुप रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिनों सुर्खियों में बने रहने के हेतु विवादित बयानबाजी करने के वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसके कारण वो उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। यदि इस तरीके की गलत बयानबाजी करने की जगह वो चुप रहे तो उनके लिए उचित रहेगा। यानी राम भद्राचार्य समेत कई और तथाकथित साधु संत है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते रहते हैं और भारत के प्रतीक चिन्हों जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत कई और लोग हैं दोस्तों, उनका अपमान करते रहते हैं। 2 शब्द इन लोगों के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एशिया कप में
आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है दोस्तों। इससे पहले लगातार बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो मैच क्यों होगा, क्रिकेट मैच क्यों होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली क्लब में और पब रेस्टोरेंट के अंदर किसी भी तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच चलाने पर रोक लगा दी है दोस्तों, और धमकी दी है कि अगर ऐसा किया गया, इंडिया पाकिस्तान मैच दिखाया गया तो फिर वो अपने तरीके से विरोध करेंगे। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि ये जो क्रिकेट मैच आयोजित किया जा रहा है इसके लिए कोई प्लेयर जो है वो दोषी नहीं है, बल्कि बीसीसीआई और इजाजत देने वाली सरकार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले को जिस तरीके से भी देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपका ओपिनियन भी हम तक पहुंचे, और आपके ओपिनियन पर हम भी राय देंगे दोस्तों। और कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। भ्रष्टाचार के कई सारे गंभीर मामले लगे थे और धीरे धीरे करके परतें खुलने लगी है दोस्तों। ओली ने भारी दबाव में 9 सितंबर को अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आर्मी की सुरक्षा में उनको रखा गया है और वर्तमान में एक नया प्रधानमंत्री बनाया गया है दोस्तों। वो जो प्रधानमंत्री होगा वो अब नेपाल को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सब पर एक्शन हो, और एक टाइम में अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार बताने वाला केपी शर्मा ओली अब लोगों के निशाने पर है दोस्तों। इस पर कई सारे केस दर्ज होंगे, अभी तो शुरुआत है। एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगर आप भी मानते हैं कि केपी शर्मा ओली जैसे कई और लोगों को चिंता करनी चाहिए जो देश को लूटने में लगे पड़े हैं, दो शब्द जरूर लिख के बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी मणिपुर में गए थे लोगों से मुलाकात करने के लिए दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुकी समाज के विधायक सब एकजुट हो गए दोस्तों, और नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर एक बड़ी डिमांड कर दी गई है दोस्तों। राजीव सरदेसाई की ओर से यह लेटर शेयर किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुकी एमएलए ने मेमोरेंडम दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और मणिपुर में आने के बाद मणिपुर के एक क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई है दोस्तों। यानी यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सीएम किसी पावर में नहीं रहेगा दोस्तों, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति केंद्र सरकार खुद संभाल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो तैयारियां चल रही है और ये जो नई मांग की गई है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दोस्तों, इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि बीजेपी की राज्य में सरकार थी, इसीलिए बीजेपी की सरकार के दौरान कोई न्याय नहीं हो पाया और लोगों को इस तरीके के संघर्ष में शामिल होना पड़ा, और जमकर दो समाज के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे दोस्तों। एसटी का दर्जा दिए जाने के मामले को लेकर यह पूरा बवाल था। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के अंदर कुछ अंधभक्त हैं दोस्तों जिनको लगता है कि भारत सरकार हमेशा से फिलिस्तीन का विरोध करती है और इजराइल का समर्थन करती है, जबकि उनके लिए बुरी खबर यह सामने आई है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा यानी एक देश का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। इसमें यूनाइटेड नेशन के अंदर 142 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए समर्थन किया दोस्तों, जबकि 10 देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिका की ओर से भी विरोध किया गया, लेकिन ज्यादातर लोग जिसमें 142 देशों ने समर्थन किया है कि फिलिस्तीन को एक अलग देश मिलना चाहिए, वहां खुद शांति होनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर दोस्तों नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीन को एक देश की तरह समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन को एक स्टेट समझते हैं, क्योंकि उनकी सरकार की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया गया है दोस्तों। इसे इसी तरीके से लिया जाएगा और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंधभक्त बने पड़े हैं दोस्तों, उनके लिए ये करारा तमाचा है कि उनके पार्टी के लोग जिसके लिए वो दिन रात सोशल मीडिया और हर जगह लड़ाई लड़ते रहते हैं दोस्तों, वे लोग फिलिस्तीन को लेकर भाजपाइयों से अलग विचार रखते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कई सारे अंधभक्तों का बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरीके से निष्ठावान रहना कि जहां तहां बीजेपी को डिफेंड करना मुश्किल पड़ रहा है दोस्तों, ये भी एक मामला सामने आया जहां पर भाजपा के समर्थक अगर सुनेंगे तो वो और ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। आप लोग इस पर दो राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर टीवी के पार्टी के नेता थलपति विजय अपनी पावर दिखा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि डेलीगेशन लेकर दक्षिण भारत के कई इलाकों में घूम रहे हैं दोस्तों। विजय एक इलाके में गए थे रोड शो करने के लिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग थलपति विजय को देखने के लिए आए थे, और जिस गाड़ी के ऊपर वो खड़े हैं दोस्तों, वो गाड़ी पूरी तरीके से रोड शो करने के लिए बनाई गई है, यानी पदयात्रा के माध्यम से या फिर गाड़ी के यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क साधकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी भूमिका में है ये टीवी के पार्टी के लोग थलपति विजय दोस्तों। थलपति विजय अगर इस बार अच्छा चुनाव लड़ते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा दोस्तों, क्योंकि विपक्ष चाह रहा है, खासकर जो डीएमके और कांग्रेस पार्टी के
खिलाफ वाले लोग हैं कि वोट डिवाइड ना हो, लेकिन थालापति विजय चुनाव लड़ेंगे तो वोट ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा और इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे और उनके आने का मतलब अफरा तफरी अब आसपास की सारी पार्टियों में देखने को मिलेगी। दोस्तों AIADMK और बीजेपी तो पहले ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब TVK पार्टी एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के घाव को कुदरने का भी काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। संवैधानिक उत्तरदायित्व का परित्याग करने के कारण ही इस तरीके से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इस पर नरेंद्र मोदी को मणिपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।